हम सीख रहे हैं पैराफ्रेजिंग। इससे पिछली वीडियो में हमने द एंट्स एंड द ग्रास हॉपर की स्टोरी की पैराफ्रेजिंग शुरू की थी और इस कहानी के शुरू के हिस्से की पैराफ्रेजिंग को मुकम्मल किया था। अब हम उसी कहानी के बाकी के हिस्से की पैराफ्रेजिंग को मुकम्मल करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने ये बात सीखी थी कि जब हम किसी कहानी या नज़म वगैरह को पढ़ने और अच्छी तरह से समझने के बाद अपने आसान अल्फाज में अपने जहन से लिखने की कोशिश करते हैं तो वो पैराफ्रेजिंग या तशरीह कहलाई जाती है। पैराफ्रेजिंग में समरी की तरह कम से कम अल्फाज में लिखने की कोई शर्त नहीं होती और एक पैराफ्रेज किए हुए पैसेज की लंबाई जो है वो तकरीबन उतनी ही होती है जितनी की असल कहानी या नज़म वगैरह की होती है। तो इससे पिछली वीडियो में हमने इस कहानी के जिस हिस्से को पैराफ्रेज किया था उसमें बताया गया था कि मौसम ख़ज़ा में किस तरह से चूंटियां जो है जमा किए हुए दानों को सुखाने की कोशिश कर रही थी जो कि उन्होंने गर्मी के मौसम में जमा किए थे। इस मौके पर एक टिड्डा उनके पास आया जो कि भूख से नढाल हो रहा था और उसने चूंटियों के पास आकर बड़ी नरमी से उनसे कुछ खाने को मांगा। तो चलिए अब अगले हिस्से को मिलकर पढ़ते हैं और फिर इसे पैराफ्रेज करेंगे। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो जब टिड्डे ने चूंटियों से खाना मांगा तो उन्होंने जवाब में क्या कहा? What? cried the ants in surprise. Haven't you stored anything away for the winter? What in the world were you doing all last summer? तो टिड्डे के सवाल के जवाब में चूंटियों ने हैरत से कहा, क्या तुमने सर्दियों के लिए कुछ भी जमा नहीं किया? तुम पिछली गर्मियों में आखिर करते क्या रहे हो? तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस हिस्से की अब हम पैराफ्रेजिंग किस तरह से करेंगे। हमने इसे अपने आसान अल्फाज में और अपने जहन से लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं स्पीच मार्क्स के निशान, यानी किसी की कही हुई बात को बिल्कुल उन्हीं अल्फाज में जब लिखा जाता है तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाई जाती है। इसके बाद यहाँ भी बाकी का हिस्सा जो है ये डायरेक्ट स्पीच में ही शुरू हो रहा है। जैसे कि यहाँ भी स्पीच मार्क का निशान आप देख सकते हैं और आखिर में भी स्पीच मार्क्स का निशान है। तो बजाय इन कहे हुए अल्फाज को दोहराने के हम इस तरह से बात करेंगे कि चूंटियों ने ये कहा, यानी चूंटियां जो है टिड्डे की बात को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हुई और फिर वो उससे पूछने लगी कि उसने सर्दियों के लिए कुछ क्यों नहीं जमा किया था और आखिर वो पिछली गर्मियों में क्या करता रहा था। तो यानी अब जब हम इस बात को अपने अल्फाज में लिखेंगे तो हम इन स्पीच मार्क्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि अब की बार अब हम लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। अब यहाँ एक और अहम बात भी समझने की है और वो ये है कि जैसे कि समरी में मिसाल के तौर पर जब 300 अल्फाज की समरी की जाती है तो उसे 1/3 यानी तिहाई हिस्से तक कम करना होता है। यानी 300 अल्फाज अगर असल समरी में असल पैसेज में दिए गए हैं तो उसकी जो समरी होगी वो सिर्फ 100 अल्फाज में की जाएगी। लेकिन अब जैसे कि पैराफ्रेजिंग में अल्फाज को कम से कम यानी कि पैसेज को कम से कम अल्फाज में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा पैराफ्रेजिंग करते वक्त एक से ज़्यादा पैराग्राफ्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। जबकि समरी अगर सिर्फ 100 अल्फाज की हो तो उसे आसानी से एक ही पैराग्राफ में मुकम्मल किया जा सकता है। तो अब यहाँ जब हम अगले हिस्से की पैराफ्रेजिंग शुरू करेंगे तो इसे हम एक नए पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। तो ब्लॉक पैटर्न के लिहाज से जब लिखा जाता है, यानी कि जब मार्जिन लाइन, ये जो मार्जिन लाइन होती है जो सीधी लकीर यहाँ लाल से रंग में आप देख रहे हैं, इसके बाद जब हम स्पेस नहीं छोड़ते तो ये ब्लॉक पैटर्न कहलाया जाता है। इस किस्म की तहरीर के अंदर जब हम नया पैराग्राफ शुरू करते हैं तो एक पूरी लाइन को छोड़ना होता है, यानी नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए एक लाइन छोड़कर लिखा जाता है। तो अब हम इस लाइन से शुरू करेंगे, यहाँ इस पॉइंट से। और अब अगले हिस्से को लिखने से पहले मैं ज़रा एक मरतबा पिछले हिस्से को पढ़ूंगी ताकि दोनों हिस्सों के दरमियान रब्त पैदा हो सके। तो चलिए इसे मिलकर पढ़ते हैं। One bright sunny morning, a family of ants was busy drying some grains in the season of autumn. The ants had collected those grains in summer. Just then, a grasshopper with a fiddle came by and asked the ants for some food to eat. The grasshopper was very hungry.
तो अब मैं अपने जहन से लिखूंगी उस हिस्से के मुतालिक जिसे मैंने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। मैं लिखना शुरू करती हूँ। आप गौर से देखिए। The ants were quite surprised to see that the grasshopper did not have any food for winter. The ants began to inquire about what the grasshopper had been doing the last summer instead of collecting food. तो इस तरह से अब ये हो गई इस कहानी के अगले हिस्से की पैराफ्रेजिंग। आपने देखा किस तरह से मैंने उसे पढ़ के फिर उसे बगैर देखे अपने जहन से अपने अल्फाज में यहाँ लिख दिया है, और अब की बार मैंने डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल नहीं किया। तो चलिए एक मरतबा फिर उस हिस्से को पढ़ते हैं जिसे अभी पैराफ्रेज किया गया है, ताकि आपको इन दोनों के दरमियान फ़र्क का पता चल सके। What? cried the ants in surprise. Haven't you stored anything away for the winter? What in the world were you doing all last summer? और अब हम इसी हिस्से की पैराफ्रेजिंग को पढ़ते हैं। The ants were quite surprised to see that the grasshopper did not have any food for winter. The ants began to inquire about what the grasshopper had been doing. माफ़ कीजिएगा, यहाँ एक स्पेलिंग एरर है। ये है लफ्ज़ द, तो आर को कट कर देते हैं। The last summer instead of collecting food. तो यहाँ आपने एक और बात भी सीख ली कि जब भी आप कोई पैराफ्रेजिंग या समरी वगैरह करते हैं तो उसे लाजमी चेक करना चाहिए, यानी रीचेक करना चाहिए, ताकि अगर उसमें कोई स्पेलिंग एरर वगैरह हो तो उसे आप दुरुस्त कर सकें, ताकि जब आपका काम चेक किया जाए तो चेक करने वाले को यह अंदाज़ा हो सके कि आपने उसे अच्छी तरह से ख़ुद भी चेक कर लिया था और आपने उसे मेहनत से लिखा है। तो चलिए अब इस हिस्से के मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। The ants were quite surprised to see that the grasshopper did not have any food for winter, यानी चूंटियों को इस बात से बहुत हैरत हुई कि ग्रास हॉपर के पास या टिड्डे के पास सर्दियों के लिए खाना मौजूद नहीं था। The ants began to inquire about what the grasshopper had been doing the last summer instead of collecting food. Inquire से मुराद है पूछगछ करना। तो चूंटियां टिड्डे से पूछने लगीं कि पिछली गर्मियों में उसने खाना जमा करने के बजाय क्या किया। तो यहाँ आपने देखा कि ये जिस हिस्से को मैंने पैराफ्रेज किया उसकी पैराफ्रेजिंग जो है उसमें जो अल्फाज या जुमले वगैरह इस्तेमाल किए हुए हैं वो बिल्कुल उन जुमलों से मुख्तलिफ हैं जो कि असल पैसेज में इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन यहाँ जो पूरी बात का मतलब है वो बिल्कुल वही है जो कि असल पैसेज में भी था, और उसमें किसी इजाफी चीज़ को शामिल नहीं किया गया, यानी किसी और बात का इजाफा नहीं किया गया, बल्कि फ़र्क सिर्फ ये है कि उसी बात को अपने अल्फाज में दोहराया गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि चूंटियों के उस सवाल के जवाब में टिड्डे ने क्या जवाब दिया, और फिर इस हिस्से की भी पैराफ्रेजिंग की जाएगी। मिलकर पढ़ते हैं। I didn't have time to store up any food, whined the grasshopper. यानी मेरे पास खाना जमा करने का वक्त ही नहीं था, टिड्डा बुड़बुड़ाया। I was so busy making music that before I knew it, the summer was gone. माफ कीजिएगा, I was so busy making music that before I knew it, the summer was gone. यानी मैं गाने बजाने में इतना मसरूफ था कि मुझे पता ही नहीं चला और गर्मी का मौसम ख़त्म हो गया। तो यहाँ भी अब आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल किया गया है और जगह जगह स्पीच मार्क्स के निशान भी आप देख सकते हैं, लेकिन अब की बार भी हमने जैसे पिछले हिस्से को पैराफ्रेज किया था तो हम अब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में यानी अपने अल्फाज में अपने जहन से लिखेंगे। और अब की बार भी हम एक नए पैराग्राफ का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं लिखना शुरू करती हूँ, आप और से देखिए। The grasshopper replied,
that he could not collect any food for winter because he was busy playing music all last summer. और फिर फुल स्टॉप. तो चलिए अब इसे मिलकर पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. The grasshopper replied that he could not collect any food for winter because he was busy playing music all last summer. यानी टिड्डे ने जवाब दिया कि वो सर्दियों के लिए खाना इसलिए नहीं जमा कर सका क्योंकि वो गर्मी के तमाम मौसम में गाने बजाने में मसरूफ रहा. तो यहाँ आपने देखा कि किस तरह से असल कहानी के जिस हिस्से को यहाँ मैंने पैराफ्रेज किया, इसमें वो तमाम बातें शामिल हैं जो कि असल हिस्से में मौजूद थी, लेकिन यहाँ सिर्फ उसी बात को अपने अल्फाज में और इनडायरेक्ट अंदाज में बयान किया गया है. और असल पैसेज के अंदर जो डायरेक्ट स्पीच में अल्फाज मौजूद थे, जो कि यानी स्पीच मार्क्स के अंदर लिखे गए थे, उन बातों को भी बजाय उसी अंदाज में कॉपी करने के अपने अल्फाज में लिखा गया है. अब पढ़ते हैं कहानी का अगला हिस्सा और इसे भी मुकम्मल करते हैं. The ants shrugged their shoulders in disgust. अच्छा तो तुम गाते बजाते रहे, वो चिल्लाईं. बहुत खूब, तो अब फिर नाचो. और उसके बाद उन्होंने टिड्डे को नज़रअंदाज करते हुए वो अपने काम में मसरूफ़ हो गईं. और आखिर में एक जुमला लिखा है जिसमें कहानी के सबक का जिक्र हो रहा है. There's a time for work and a time for play, यानी काम का अपना वक्त होता है और खेल का अलग वक्त होता है. तो इसका मतलब क्या हुआ? काम को काम के वक्त पर करना चाहिए और खेल को खेल के वक्त पर, वरना टिड्डे की तरह नुकसान उठाना पड़ता है. तो अब यहाँ भी जब हम इस हिस्से की पैराफ्रेजिंग करेंगे तो इन्हीं अल्फाज को दोहराने के बजाय हम इस तरह से कहेंगे कि चूंटियों ने टिड्डे पर तंज कसा या उसको तंज किया कि वो चूंकि गाता बजाता रहा है और अपना वक्त ज़ाया करता रहा है, तो अब उसको चाहिए कि वो नाचे. तो ये एक किस्म का तंज था. इसके अलावा चूंटियों ने टिड्डे की कोई मदद नहीं की. और फिर इसके बाद हम इस कहानी के अंदर जो सबक मौजूद है उसका जिक्र करेंगे. तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इसी बात को किस तरह से मैंने पैराफ्रेज किया है. The ants were annoyed to hear the grasshopper's answer and they did not help him. यानी चूंटियाँ टिड्डे का जवाब सुनकर खफा हुई और उन्होंने उसकी कोई मदद नहीं की. समरी करते हुए हमने ये बात सीखी थी कि जब तक सवाल में ये ना पूछा जाए कि इसकी समरी करने के अलावा आप इसमें जो सबक मौजूद है उसके मुतालिक भी लिखें, तब तक कोई इजाफी बात लिखने की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन पैराफ्रेजिंग करते वक्त यानी तशरीह करते वक्त आप उस कहानी या नज़म में मौजूद किसी इखलाकी सबक वगैरह का भी पैराफ्रेजिंग के अंदर या तशरीह के अंदर जिक्र कर सकते हैं. इसके अलावा आप उससे मुतालिक अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं, लेकिन देखना ये होता है कि हम अपनी तरफ से कोई इजाफी बातें वगैरह उसमें शामिल ना करें, बल्कि सिर्फ ऐसी बातें लिखी जाएं जिनका ताल्लुक उस कहानी या नज़म से हो. तो अब यहाँ मैंने कहानी में मौजूद नसीहत या सबक का अपने अल्फाज में यानी उस सबक को मैंने अपने अल्फाज में तशरीह कर दिया है, यानी इसकी पैराफ्रेजिंग की है. इसे मिलकर पढ़ते हैं. द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वी शुड नॉट वेस्ट टाइम इन प्लेइंग व्हेन वी हैव इम्पॉर्टेंट वर्क. माफ कीजिएगा, यहाँ वर्क की स्पेलिंग्स को दुरुस्त कर दिया गया है. वर्क टू डू. यानी इस कहानी में हमें ये सबक मिलता है कि जब हमें कोई अहम काम करना होता है तो हमें उस वक्त को खेल कूद में ज़ाया नहीं करना चाहिए. द एग्जाम्पल ऑफ ग्रास हॉपर इज़ अ गुड लेसन टू लर्न फ्रॉम. और टिड्डे का जो मिसाल इस कहानी में दी गई है वो एक अच्छा सबक है जिसे हम कुछ सीख सकते हैं. एज ही हैड वेस्टेड टाइम इन प्लेइंग म्यूजिक इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग फूड इन समर, सो ही हैड नो फूड इन विंटर. जैसा कि उसने
गर्मी के मौसम में गाने बजाने में वक्त ज़ाय किया था बजाय खाना जमा करने के, तो सर्दियों में उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था. He had to ask the ants but they refused to help. उसे चींटियों से मदद मांगनी पड़ी लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया. Similarly, we should always do our work by ourselves and we must do it on time. तो इसी तरह से हमें हमेशा अपने काम को खुद ही करना चाहिए और उसे वक्त पर मुकम्मल कर लेना चाहिए. तो इस तरह से पैराफ्रेजिंग या तशरीह जो होती है वो ओरिजिनल पैसेज के तकरीबन बराबर या उससे थोड़ी लंबी भी हो सकती है और इसमें हम अपने ख्यालात का इजहार अपने अल्फाज में और अपने अंदाज से करते हैं. तो पैराफ्रेजिंग को अच्छी तरह से समझने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है, लिहाजा आप इसे बार बार रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लिखने की प्रैक्टिस जारी रखिए.